टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू की न्यायिक रिमांड एसीबी कोर्ट ने बढ़ा दी है। कोर्ट ने इसे इस महीने की 24 तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की है। स्किल डेवलपमेंट मामले में गिरफ्तार होकर वह राजमंड्री जेल में हैं और पुलिस ने उन्हें वर्चुअली एसीबी कोर्ट में पेश किया है। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। इस मौके पर जज ने चंद्रबाबू की राय मांगी। चंद्रबाबू ने जज से कहा कि उन्हें जेल में रखकर मानसिक तनाव दिया जा रहा है। उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा करने, न्याय की रक्षा करने को कहा। स्टेशन घनपुर विधायक राजैया ने घोषणा की है कि वह स्टेशन घनपुर में पार्टी के टिकट की घोषणा करने वाले कड़ियम श्रीहरि की उम्मीदवारी का पूरा समर्थन करेंगे और पार्टी की जीत के लिए काम करेंगे। आज राजैया और कड़ियम ने भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर एमएलसी से मुलाकात की। प्रगति भवन में पल्ला राजेश्वर रेड्डी और पार्टी के वरिष्ठ नेता कड़ियम ने भेंट की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वह राजैया पार्टी के उम्मीदवार की जीत का पूरा समर्थन करते हैं और उनकी जीत के लिए उनका समर्थन करेंगे। मंत्री केटीआर ने बैठकों में आश्वासन दिया कि पार्टी राजैया के भविष्य के लिए खड़ी रहेगी और उन्हें उचित पद प्रदान करेगी। पार्टी के विधायक उम्मीदवार कड़ियम श्रीहरि ने पार्टी के निर्णय के अनुसार पूर्ण समर्थन के लिए राजैया को धन्यवाद दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि स्टेशन घनपुर विधानसभा क्षेत्र में गुलाबी झंडा फहराया जाएगा। पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में आरोपी वाईएस भास्कर रेड्डी को सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने भास्कर को जमानत दे दी। 12 दिन के लिए जमानत जारी की गई। भास्कर रेड्डी ने खराब स्वास्थ्य के चलते 15 दिन की जमानत की अपील की थी। मामले की जांच करने वाली सीबीआई अदालत ने भास्कर रेड्डी को इस तारीख से 3 अक्टूबर तक की अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने एस्कार्ट को चंचलगुड़ा जेल से जमानत दे दी और भास्कर रेड्डी को एस्कार्ट का खर्च वहन करने का निर्देश दिया। मंगलवार को पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। ताजा फैसला सामने आया है। इसके साथ ही वाईएस भास्कर रेड्डी को एस्कार्ट जमानत पर चंचलगुड़ा जेल से रिहा कर दिया जाएगा। जमानत खत्म होने के बाद वह दोबारा कोर्ट में सरेंडर करेंगे। ज्ञात हो कि वह वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड में रिमांड कैदी के रूप में चंचलगुड़ा जेल में है। एमएलसी जीवन रेड्डी ने जगतियाला में सरकार से सवाल किया है कि ये भारत का संविधान है या बीआरएस का संविधान है। आरोप लगाया कि बिना आवेदन प्राप्त किए ही दलित रिश्तेदारों को लाभार्थियों के रूप में चयनित किया जा रहा है। उन्होंने शिकायत की कि दलित बंधु जाति विधायकों की बंधु बन गई है। उन्होंने कहा कि 4.5 साल से बीआरएस के नेता कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं कि चुनाव आ रहा है तो कुछ कर रहे हैं, इसलिए वे बीसी बंधु, अल्पसंख्यक बंधु और दलित बंधु चिल्ला रहे हैं। हैदराबाद अंबरपेट ने बीजेपी में हलचल शुरू कर दी है। पूर्व ग्रेटर अध्यक्ष वेंकट रेड्डी ने घोषणा की है कि वह भाजपा पार्टी में अपमान सहन नहीं कर सकते और पार्टी छोड़ रहे हैं। वेंकट रेड्डी अंबरपेट में रोते हुए घोषणा की कि वह पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि पिछले 43 वर्षों से काम करने के बाद उन्हें उचित मान्यता नहीं मिल रही है। वरिष्ठ भाजपा नेताओं, पूर्व ग्रेटर अध्यक्ष वेंकट रेड्डी और बाग अंबरपेट के नगर सेवक पद्मावती रेड्डी के साथ उन्होंने घोषणा की कि वह पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और बीआरएस में शामिल हो रहे हैं। वेंकट रेड्डी ने कहा कि उन्हें पहले 2 बार ग्रेटर अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था और इस बार मलकपेट भाजपा विधानसभा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और इस बार वह अंबरपेट विधानसभा सीट के लिए उम्मीद कर रहे थे। इसी मुद्दे पर कई बार किशन रेड्डी से मिलने की कोशिश की, लेकिन किशन रेड्डी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी श्रीधर ने कोरिया में आयोजित बैडमिंटन BWF वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप 2023 में 45+ पुरुष के एकल वर्ग में रजत पदक जीता। यह आयोजन 11 से 18 सितंबर तक कोरिया के जोंजू के हवासुन इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर कारूर स्थित श्रीधर बैडमिंटन अकादमी में अभिनंदन सभा का आयोजन किया गया। कोच बी बाला, हनुमंतराव, मेजर जनरल राजेश कुंद्रा और अन्य ने बधाई दी। 2013 में इस्तांबुल, तुर्की और 2017 में कोच्चि में कांस्य पदक जीतने के बाद यह उनका तीसरा विश्व चैंपियनशिप पदक है। शशिधर ने कहा कि वह बहुत खुश है कि उनका सपना सच हो गया। उन्होंने कहा कि वह पिछली 2 BWF विश्व सीनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक से संतुष्ट हैं। इस साल की चैंपियनशिप के लिए वह कड़ी ट्रेनिंग के साथ आगे बढ़े। उन्होंने खुलासा किया कि वह अगली चैंपियनशिप के लिए अपने प्रयासों को दुगना कर देंगे। विश्व सीनियर चैंपियनशिप के एक द्विवार्षिक आयोजन है जिसमें पुरुष, महिला एकल, युगल और मिश्रित युगल श्रेणियों में व्यक्तिगत प्रतियोगिताएं शामिल है। इस कार्यक्रम में पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी, वर्तमान खिलाड़ी और महत्वाकांक्षी खिलाड़ी उपस्थित थे।
World Championship was conducted at Seoul, Jeonju. This is the official badminton association conducted World Championship, BWF tournament. And from our country, 4 people represented there in the World Championship in 45 years category. So in that I got silver medal. I played totally around 6 matches where I defeated people from Germany, Switzerland, Denmark, and other countries. So in finals I lost to Fujimoto of Japan in straight games. This was one of the best tournaments conducted by BWF. This is official World Championship where I got silver medal. Great. In Badminton Academy. Name of the academy is Shashidhar Badminton Academy. Where students are dedicated and focused on the game. I wish that they will perform what all I had not performed. I wanted them to perform, and they are also putting the maximum efforts. Within a few years, I think my students also will start performing well and play well in the coming future. How many students you have? We have around 50 students. Are you receiving silver? Your students, which prize we are getting or expecting from? What all tournaments, what all achievements, what I couldn't do, I want my children to Dream. Your achievement. championship. बीआरएस संसदीय दल के नेता केशव राव ने कहा कि महिला विधेयक के लिए लड़ने वालों के सपने तो साकार हो रहे हैं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें अपना असली फल पाने के लिए 10 साल इंतजार करना पड़ रहा है। गुरुवार को राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बहस में उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल से लेकर अब तक कई लोगों ने महिलाओं को राज्य सत्ता का हिस्सा बनाने के लिए लड़ाई लड़ी है। याद दिलाया गया कि तेलंगाना के गठन के बाद आयोजित पहले विधानसभा सत्र में विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। उनके नेता और सीएम केसीआर ने न केवल ईमानदारी से महिलाओं के सत्ता में आने की इच्छा व्यक्त की, बल्कि उन्हें यह भी याद दिलाया गया कि उन्होंने हाल ही में महिला विधेयक के संबंध में प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि वे इस बिल को 100% स्वागत करते हैं। कहा जा रहा है कि इस बिल को जनगणना और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्वितरण से जोड़ना सबसे बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र ऐसा सोचता है तो विधेयक को तुरंत लागू किया जा सकता है और 2011 की जनगणना पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने सवाल किया कि केंद्र महिला विधेयक के मुद्दे पर देरी क्यों कर रहा है, जिसने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जबकि पूरे देश ने अलग अलग राय व्यक्त की। Said that we have to go through some kind of a legal process and constitutional process. I think most of us sitting here know the same legal consensus. We know the constitution, we know the law, we know everything. 370 could be removed without looking into the constitution or anything at all. You can do anything, whatever it is. When there is a consensus here, what is that we are asking? 2 conditions they have put. One is census after the bill is passed. It is not census now. You could have, as well, I am trying to give you the alternative, you could have accepted the 2011 as a benchmark. Simple as that. This House could have accepted 2011 as we have done in many cases 2001. And immediately, that is tomorrow, you could have appointed some kind of a delimitation commission. I am telling you, delimitation commission is necessary. I totally agree with Naddaji. Yesterday, Home Minister said that in the other House. Delimitation is necessary because we don't want to do our own, which will perhaps be mistaken as discrimination. So there is no need for much time to be taken. To say that they had looked into this, there is a legal process, don't tell us all that. Census means disadvantage to southern states, including Telangana, where our population is usually lesser because we practice our, what you call the family planning. Now once that happens, in the census, our figures happen to be lower than others, and we stand to this has to be answered. When you sit in the cabinet, please look into this problem because you are trying to do this for all the entire country. So I want you to look into this also. Then census, then delimitation, then the people's opinion, all this, when I work it out, I don't want to give the details, it works out to 2030, not 2029. That means
This 24 you are missing, next 29 you are missing, then you are getting into 31. As far as the bill is concerned, as far as the well, you have brought it, we are thankful to you, we are supporting it, but at the same time, please think, don't do it for political thing. There is a competition, political competition here and there, somebody taking credit. Whoever takes the credit, let the ladies and this nation get this kind of a historical bill. सीआईडी डीएसपी के श्रीनिवास राव का हार्ट अटैक से मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि सीआईडी डीएसपी के श्रीनिवास राव की सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे पहले के श्रीनिवास राव सैफाबाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर के रूप में काम करते थे। श्रीनिवास राव के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान तेलंगाना में पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला तेज हो गया है। नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। इसी सिलसिले में बागंबरपेट से एक बीजेपी दंपति बीआरएस में शामिल हुए। बागंबरपेट डिवीजन के नगर सेवक पद्मा वेंकट रेड्डी की जोड़ी ने टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर की उपस्थिति में भाजपा को कवर किया। अंबरपेट से भारतीय राष्ट्र समिति के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे वर्तमान विधायक कालेरू वेंकटेश ने कहा कि वह जीत के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। विश्व भाषा एकेडमी भारत की तेलंगाना इकाई एवं सूत्रधार साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था भारत हैदराबाद के संयुक्त तत्वाधान में हिंदी माह के अंतर्गत नन्हे मुन्ने और किशोर वय बच्चों में हिंदी भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए सेंट जोसेफ स्कूल हफ्सीगुड़ा में हिंदी कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता 2 वर्गों में आयोजित की गई। प्रथम वर्ग में कक्षा 3 तक के बच्चे और द्वितीय वर्ग में कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों ने भाग लिया। इसकी संयोजिका स्कूल की शिक्षिका और दोनों संस्थाओं की सम्मानित सदस्य ज्योति गोलामुड़ी जी थी। उन्होंने संस्थापिका सरिता सुराणा, सचिव आर्या झा, संस्था की परामर्शदात्री डॉक्टर सुमन लता, निर्णायक गण सुहास भटनागर और किरण सिंह को मंच पर सादर आमंत्रित किया और समस्त हिंदी अध्यापिकाओं द्वारा सभी को पुष्पगुच्छ से सम्मान किया गया। संस्था की संगठन सचिव सुश्री खुशबू सुराणा का भी पुष्पगुच्छ से सम्मान किया गया। श्रीमती किरण सिंह ने स्वरचित सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। सरिता सुराणा ने दोनों संस्थाओं का परिचय प्रस्तुत किया और उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उसके बाद दोनों संस्थाओं की तरफ से वहां पर उपस्थित सभी साहित्यकारों और कार्यक्रम संयोजिका श्रीमती ज्योति गोलामुड़ी का शॉल, मोती माला और कलम द्वारा सम्मान किया गया। तत्पश्चात प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। प्रथम वर्ग में 10 बच्चों ने भाग लिया। सभी का उत्साह देखने योग्य था। इसमें श्रावणी श्रीवास्तव ने प्रथम, जुनैरा फातिमा ने द्वितीय और अर्णव झा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की गई और सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। द्वितीय वर्ग में 11 बच्चों ने भाग लिया। उसमें हादिया फातिमा हुसैन ने प्रथम स्थान, तनवीर रेड्डी ने द्वितीय और श्रद्धा पटेल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस वर्ग में भी विजेताओं को ट्रॉफी और सभी सहभागियों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही साथ दोनों वर्गों में प्रथम विजेता बच्चों को डॉक्टर सुमन लता ने 101 रुपए नकद पुरस्कार प्रदान किया। संस्था की ओर से सभी प्रतिभागियों को स्नैक्स और फ्रूटी वितरित किया गया। विद्यालय प्रबंधन द्वारा सभी अतिथियों को जलपान की बहुत सुंदर व्यवस्था की गई। सरिता सुराणा ने स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती टेरेसा मैडम, संयोजिका श्रीमती ज्योति गोलामुड़ी, सभी हिंदी अध्यापिकाओं, निर्णायकों और उपस्थित सभी विद्वान जनों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ उन सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का भी हार्दिक आभार व्यक्त किया गया जिन्होंने प्रतियोगिता के दौरान अपने सहपाठियों का उत्साह वर्धन किया और उन्हें ध्यान से सुना। कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से संपन्न हुआ। की ओर से आप सभी अध्यापिकाओं का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ और मंच पर विराजित हमारे वरिष्ठ नाटककार, वरिष्ठ कवि आदरणीय सुहास भटनागर जी का और वरिष्ठ कवित्री आदरणीय किरण सिंह जी का और मेरी संस्था की सचिव श्रीमती आर्या झा जी जो बहुत अच्छी युवा कहानीकार हैं, कवित्री हैं, उनका आदरणीय डॉक्टर सुमन लता जी जो हमारी संस्था की वरिष्ठ परामर्शदात्री हैं, उनका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और मेरी सुपुत्री जो मैं कहूँ कि मेरी टेक्नो हेड है मेरी दोनों संस्थाओं की, उसका भी हार्दिक
रंगारेड्डी जिले के शादनगर में विधायक कैंप कार्यालय के सामने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को पुलिस गिरफ्तार कर थाने ले गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने शादनगर में धरना दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं करती तो हड़ताल तेज होगी। उनकी मांग है कि उन्हें स्थायी किया जाए और न्यूनतम 26,000 वेतन दिया जाए। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि चाहे कितनी बार भी उनकी मांगों को सरकार के ध्यान में लाया गया, एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अफरा तफरी के बीच एपी विधानसभा की बैठकें जारी है। पहले दिन जांग पर हाथ मारकर और मूंछें तानकर चुनौती देने वाले टीडीपी विधायक बालकृष्णा दूसरे दिन सीटियां बजाते नजर आए। दूसरे दिन विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही टीडीपी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी पर टीडीपी सदस्यों ने एपी सीएम जगन के खिलाफ नारे लगाए। इस क्रम में विधानसभा में अफरा तफरी मच गई। मुख्य सचेतक प्रसाद राजू ने स्पीकर का ध्यान इस ओर दिलाया कि विधानसभा की कार्रवाई की इसी क्रम में वीडियो बनाई जा रही है। इसके साथ ही स्पीकर तम्बिनेनी सीताराम ने घोषणा की कि टीडीपी सदस्य अच्चेनायडू और अशोक को इन बैठकों के अंत तक निलंबित कर दिया जाएगा। वहीं टीडीपी सदस्यों ने सीटियां बजाकर विरोध जताया। टीडीपी विधायक बालकृष्णा स्पीकर के आसन के पास आए और सीटी बजाकर विरोध जताया। ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मोतेश्री ललिता शोभन रेड्डी ने अपने कैंप कार्यालय में रखी गणेश प्रतिमा की भक्तिभाव से पूजा की। इसके बाद गजानन का विसर्जन किया गया। विनायक जिनकी भक्तिपूर्वक पूजा की गई को बीआरएस श्रम विभाग के अध्यक्ष मोतेश शोभन रेड्डी के साथ चिलकलगुड़ा में जीएचएमसी द्वारा स्थापित एक अस्थायी पुल में विसर्जित किया गया। श्री ललिता शोभन रेड्डी ने सभी से अपने घरों में स्थापित गणपति को अपने हाथों से अस्थायी कुंड में विसर्जन लगाने का आह्वान किया। विनायक नवरात्रि को श्रद्धापूर्वक भव्य रूप से मनाने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने खुलासा किया कि आगामी बतुकम्मा और दशहरा त्योहारों के लिए भी सरकार द्वारा उचित व्यवस्था की जाएगी। जय बोला गणेश महाराज की, जय बोला गणेश महाराज की। गणपति बप्पा अगले बरस को। हैदराबाद में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया, लेकिन कल रात बारिश के कारण सेरेलिंगमपल्ली रेलवे अंडर ब्रिज फिर से बंद हो गया। रात में भारी बारिश के कारण भारी बाढ़ का पानी अंडर ब्रिज तक पहुंच गया और अधिकारियों ने बड़े गेट बंद कर इस रास्ते को बंद कर दिया। अंडर ब्रिज बंद होने के कारण लोगों को 2 किलोमीटर वापस जाना पड़ा। गौरतलब है कि महज 4 घंटे की बारिश में ही रेलवे अंडर ब्रिज में पानी भर गया था। हजूराबाद विधायक इटेला राजेंद्र ने हजूराबाद मंडल के बेम्पिलेपल्ली गांव का दौरा किया। इटेला राजेंद्र ने कुरी मंडिला लक्ष्मैया के परिवार से मुलाकात की, जिनका हाल ही में निधन हो गया। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्हें आश्वासन दिया गया कि पार्टी हमेशा उनका समर्थन करेगी, उनके साथ खड़ी होगी। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों ने स्वैच्छिक बंद की घोषणा की है। गांव के युवाओं ने स्थानीय लोगों को डबल बेडरूम देने के लिए पार्टियों के विरोध में बंद का आह्वान किया। सविता इंद्रा रेड्डी ने आरोप लगाया कि सिर्फ वोट बैंक के लिए मजलिस को डबल बेडरूम दिया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर स्थानीय लोगों को डबल बेडरूम नहीं दिया गया तो शांति नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक हर गरीब को डबल बेडरूम का घर नहीं मिल जाता। इस कार्यक्रम के नेता पपीता गौड़, सुदर्शन यादीश, एल.ए. कुमार, दुष्कांति रविंदर, श्रवण देवेंद्र, एम शिवा, ग्राम नेता ओग्गू श्रीशैलम, दुष्कांति परमेश, नरेश साईनाथ, डी गणेश, सुरेश व अन्य ने भाग लिया। डबल बेडरूम